वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो हमारी ईओआरओ की जो क्लास है वो चल रही थी यहाँ पे, और हमने क्या है कि धाराएं कर ली थी 23 तक, ठीक है। और आज हम 24 से 35 तक धाराएं कंप्लीट करेंगे सारी, नगर पालिका जो अधिनियम है इसकी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हम जो हमारी 50 धाराएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो अध्याय 2 है उसमें। और इसके बाद है ना, मैं आपको सिर्फ 2 पेज के अंदर ये सारी धाराएं हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि अपने को पता नहीं कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा, तो अपने को हर चीज़ पहले डिटेल में पढ़नी ज़रूरी है। फिर लास्ट में ऐसे है कि आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के जा सकते हो। अब हमारा चल रहा था टॉपिक नगर पालिकाओं का गठन और शासन, इसके अंतर्गत 50 धाराएं हैं, 3 से 50, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके में हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं धारा 24 से। तो और भी जो हमारी क्लासें हैं ईओआरओ की, तो जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो धारा 24 क्या कहती है। वैसे देखो धारा 24 को हम बहुत बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने पॉइंट यहाँ पे सारे लिखे हैं, वो आपको भी याद नहीं रखने। अपने को तो बस ये वाली बात याद रखनी है कि सदस्यों के लिए जो साधारण निर्भरताएं हैं, मतलब जिसमें वो जो नगर पालिका सदस्य है, जिसे अपने पार्षद बोल सकते हैं, ये योग्य नहीं होंगे। ये पार्षद तो बाद में बोलेंगे इसे, ठीक है। इनके सदस्यों की जो निर्भरताएं हैं, मतलब जो योग्य नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अगर नगर पालिका सदस्य चुना जाता है, ठीक है, पार्षद बन गया जैसे, अब क्या होगा। अब देखो उसमें बहुत सारी कंडीशन है कि किस तरीके से वो अयोग्य घोषित होगा चुने जाने के बाद। ऐसा भी होता है, क्यों होता है देखो, क्योंकि देखो अगर उसे अपराध के लिए, अब ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। अपराध के लिए सिर्फ मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए लिखा है यहाँ पे। अपराध के लिए जैसे दोष सिद्ध ठहराया गया है और उसे 6 माह से अधिक के यहाँ पे कारावास हो रहा है, तो वो यहाँ पे अयोग्य हो जाएगा सदस्य, ठीक है, उसको हटाया जाएगा। कुल मिला के बात ये। और इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन वह दोष सिद्ध हो तो भी हटाया जाएगा। इस जो नगर पालिका अधिनियम है 245, उसके अधीन आगे जिसको हम पढ़ेंगे। अब 5 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए आरोप विर्जित कर दिए हों या विचारणाधीन हो, मतलब उसने कोई ऐसा काम किया है कि उसमें उसको 5 वर्ष की सजा तो होगी ही होगी, उसे पहले ही पता है, तो इसके कंडीशन में भी ये अयोग्य होगा। खाद्य अपमिश्रण, कोई भी मिलावटी मतलब फूड में को जो निवारण अधिनियम होता है 1954, इसके अधीन अगर दोष सिद्ध हो, ठीक है, कोई भी मिलावट का काम, ठीक है, फूड एंड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत इसने किया है, तो भी ये यहाँ पे अयोग्य होगा। अब एक दंड प्रक्रिया की संहिता होती है 1973 की धारा 110 के अधीन अगर आदेश पारित किया गया हो तो भी ये अयोग्य होगा। ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, मैं बार बार बता दूं, ठीक है, इतना अंदर अपने को नहीं जाना। देखो जो केंद्रीय या राज्य सरकार की स्थानीय प्राधिकारी की सेवा अवचार के कारण से हटाया गया हो, ठीक है, वृत्त व्यवसायी रह चुका हो, तो भी वह यहाँ पे अयोग्य घोषित होगा। मतलब आदि इस व्यवसाय, मतलब उसके सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से उसे विवर्जित कर दिया गया हो। नगर पालिका के प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो, ठीक है। नगर पालिका के अंतर जो भी है, मतलब कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे बना लिए कि वहां भी अपनी कमाई कर रहा है वो अंदर ही अंदर। अब धारा 35 और 41 के अधीन निर्हरित हो, ठीक है, जो हम आगे बढ़ेंगे 35 और 41। विधानसभा निर्वाचन के प्रायोजनों के तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि द्वारा निर्हरित हो। केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति, मतलब वो सदस्य तो चुनेगा लेकिन साथ में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी मतलब वेतन उठा रहा है, अंशकालिक भी हो सकता है, पूर्ण वेतन उठा रहा है। और इसी प्रकार कोई विश्वविद्यालय, नगर निकाय या उद्यम सहकारी क्षेत्र, जो भी मतलब राज्य या केंद्र सरकार गवर्नमेंट से कुछ कनेक्टेड होना चाहिए, वहां से भी वो वेतन उठा रहा है, कौन सा अंशकालिक या, तो भी वहां पे निर्धारित होगा। अब अनुमोचित दिवालिया हो, ठीक है, जो कर्ज में डूबा हो। नगर पालिका के कोई कार्य में अपना परिवारजन का हिस्सा हो, कोई ऐसे करते हैं कि जैसे नगर पालिका के ठेके वगैरह उठते हैं तो अपनी परिवार को उसमें हिस्सेदारी वगैरह दे के सिस्टम अपना बिठा लेते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। 2 से अधिक संतानें हो, ठीक है, ये तो सबको पता है कि 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है 1900 कौन सी
1995 से पहले चल सकती है, उसके बाद नहीं होगी। 2 या अधिक वर्षों से नगर पालिका का शोध यहाँ पे बकाया हो, ऐसे अपराध के लिए दोषी हो जिसमें नगर पालिका की संपत्ति निधि का दुर्विनियोग हो, मतलब उसने कोई नगर पालिका की संपत्ति ऐसे तरीके से बेच दी हो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा ऐसा चलता है कि नगर पालिका की संपत्ति वहाँ पे जो होते हैं नगर पालिका के चुने गए उनके द्वारा ही इधर उधर कर दी जाती है। बस सभी जगह ये फर्जीवाड़ा लगभग चलता है। अब धारा 25 की बात आती है, देखो इसमें है मतदान का अधिकार। क्या है? मतदान का अधिकार। अब धारा 25 में अपने को पहली बात तो यही याद रखनी है कि मतदान का अधिकार है। अब 25 की धारा 1 क्या कहती है कि वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेटेड व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है। सीधी सी बात है, देखो जो व्यक्ति रजिस्टर होगा पहले उसकी नामावली में नाम जोड़ा जा रहा है, अगर वो नाम उसका होगा तो ही वो मतदान देगा। तो सीधी सी बात है कि 25 की धारा 1 के अंतर्गत यही है, जो रजिस्ट्रीकृत होगा वो मतदान देने का अधिकार होगा। अगर वो धारा 14 में निर्हरत है तो मतदान नहीं देगा। अब धारा 14 में हमने क्या पढ़ा था कि भारत का नागरिक नहीं हो, आयु उसकी 18 वर्ष से कम न हो, तो वही चीज़ है। तो ये 2 में आ जाएगी। ये किसी न किसी रूप से देखो पहले या आगे वाली धाराओं से कनेक्ट होती है। अब देखो 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, तो मतदान का अधिकार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 25 की उपधारा 3 में क्या है कि 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा तो किसी कंडीशन में नहीं दे सकता, और 1 वार्ड में 1 से अधिक मत भी नहीं दे सकता। ठीक है, ये तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा बिल्कुल, ये 4 में है। अब दंडादेश के अधीन किसी भी कारागार में परिबद्ध है, ठीक है, तो अगर वो जेल जूल में है तो भी यहाँ पे उसको मत नहीं दिलाया जाएगा। ये चीजें हैं यहाँ पे। तो ये मतदान देने के अधिकार थे। ठीक है, 25 में धारा 1 से 5 उपधारा 1 से 5 तक हमने यहाँ पे पढ़े इसमें। अब धारा 26 की हम बात करते हैं। 26 क्या कहती है? देखो निर्वाचन में मत देने की जो रीति है वो यहाँ पे धारा 26 के अंतर्गत आती है। मतलब किस रीति से मत लिया जाएगा वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे मशीनों का भी प्रयोग करते हैं हम, मत पत्र का जैसे पहले प्रयोग करते थे, तो वो बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। और 26 में देखो रीति में क्या होगा कि मतपत्र द्वारा ऐसी रीति जो भी देखो डिसाइड करेगी ना ऊपर वाली संस्था, तो वो यहाँ पे पहली में जो इसकी उपधारा 1 में बताई गई है कि वो किसी भी तरीके से वहाँ पे निर्वाचन किया जा सकता है। और जो प्रत्येक निर्वाचन का 1 मत होगा, यदि कोई निर्वाचन 1 से अधिक उम्मीदवार को मत देता है, ठीक है, तो प्रत्येक जो निर्वाचक होगा, जो भी मतदान करने वाला है व्यक्ति, तो वो यहाँ पे इकट्ठे जैसे मशीन पे बटन है, पहले इसने ये दबा दिया, फिर ये दबा दिया, फिर यहाँ पे सबके बता दिया, या एक साथ बटन दबा दिए तो वो शून्य गिना जाएगा, 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है निर्वाचन में मत देने की रीति में। फिर तीसरी इसकी उपधारा 26 की 3 क्या कहती है? देखो मतदान में जो मशीन, मतपेटी या मतपत्र इनके निर्देश होंगे वो राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो निर्धारित करेगी कि किस अकॉर्डिंग ये सब कुछ होगा। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कि किस तरीके से यहाँ पे मतों को कलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब धारा 27 की बात करें तो आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, ये बात यहाँ पे है कि मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस जो भी आकस्मिक रिक्तियां हैं इसको यहाँ पे लिखा गया है कि पद पर समय व्यतीत हो जाने की रिक्ति। ठीक है, पद पर समय व्यतीत मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाना, हुआ त्याग पत्र दे देता है, जो इसकी 27 की उपधारा 4 है उसमें ये कनेक्ट है। ठीक है, फिर इस स्थिति में क्या होगा, उसका उपनिर्वाचन होगा। आप देखते होंगे पुनः चुनाव होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, वो हम 27 की धारा उपधारा 4 में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि अगर देखो समय 6 महीने बचा हुआ है तो 6 महीने में तो नहीं हो सकता, मतलब क्या ही वो 6 महीने बचा हुआ है तो वहाँ पे निर्वाचन नहीं होगा। राज्य सरकार उन्हें निर्देश देगी कि वो स्थान वैसे ही पड़ा रहेगा। और इसमें आगे पढ़ेंगे हम, आगे आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 27 में बस इतनी सी बात है कि आकस्मिक कोई भी खाली हो जाता है स्थान नगर पालिका का, तो वो कैसे भरा जाएगा।
उपधारा 4 के उपबंधों के आधार पर, ठीक है, जो 4 अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे उसके आधार पर यहाँ पे ये भरा जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। इसकी उपधारा 2 क्या कहती है? उप निर्वाचन में जो पद धारण है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो, कोई भी सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वो निर्वाचित हुआ है, ठीक है, वह धारण करने का हकदार हो। मतलब जैसे कि 2 साल उसका कार्यकाल, 5 साल कार्यकाल होता है, ठीक है, नगर पालिका का। मान लो उसने 3 साल के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, 2 बच गया, तो अब मान लो 6 महीने वगैरह में चुनाव होते हैं, तो बच्चा 1.5 साल, तो 1.5 साल वो यहाँ पे पद पे रहेगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि वो आगे 5 साल तक रहेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब 27 की उपधारा 3 क्या कहती है दोस्तों? देखो, 27 की 3 कहती है कि निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने की रिक्ति। अब इसके अंतर्गत है ना 2 चीजें हैं। अब जो 27 की 3 है ना, ये आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है। देखो, जैसे कोई जो कोई जनजाति क्षेत्र और जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग की रिक्ति होती है, तो वो उसी पद से भरी जाएगी। जैसे यहाँ पे SC ST BC की जो कोई सीट है वो खाली होती है, तो वो उसी वर्ग के भरी जाएगी। अगर कोई महिला आरक्षित स्थान खाली होता है तो वो महिला द्वारा ही वहां पे भरा जाएगा। ये बात यहाँ पे बताएगी। अब चौथे में क्या है? देखो, चौथे में ये है कि अगर निर्वाचित सदस्य की मृत्यु त्याग पत्र देने या हटा देने की स्थिति में 6 मास के भीतर उसे प्रवेशित किया जाएगा, ठीक है। मतलब राज्य सरकार के निर्देश की रिक्ति को सामान्य निर्वाचन तक नहीं भरा जाएगा। जो ये प्रवेशित है, इसका मतलब होता है मतलब रोकना, ठीक है, रोक दिया जाएगा उस पर, अगर वहां पे 6 महीने का कार्यकाल बचता है तो। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो ये जो धारा 1 है वो 4 से इस प्रकार कनेक्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पदों को भरा जाएगा। अब देखो 28 में क्या है कि निर्वाचन संबंधी जो अपराध है ना, वो चीज यहाँ पे दे रखी है। वैसे तो देखो, जो इसकी अपराध है ना, जो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ये 1951 है, ठीक है। इसके अंतर्गत है ना बहुत सारी ऐसी धाराएं दे रखी है, वो आपको नहीं याद रखनी इतनी, अपने को बस ये याद रखना कि निर्वाचन संबंधी अपराध इसमें है धारा 28 में। अब क्या है कि इसकी 28 की एक ये 2020 में लाया गया था, ये संशोधन किया गया था और इसको -1 के अंतर्गत जोड़ा गया था, इसको 2 में 28 की। अब क्या है कि उम्मीदवार के द्वारा अब ये अधिनियम के तहत निर्वाचन के प्रति आदेश है यहाँ पे। उम्मीदवार के द्वारा देखो जो भी यहाँ पे पाया गया विलुप्त यहाँ पे, ठीक है, तो उसको जुर्माना या कारावास 6 मास तक होगा इस धारा के अंतर्गत, यही है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि अब देखो उम्मीदवार के द्वारा मिथ्या सूचना देना, तो ये मिथ्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहले हमने क्या पढ़ा था धारा 15 में? धारा 15 में हमने पढ़ा था कि हम जो वोटर है, ठीक है ना, वोटर मतलब निर्वाचक है, वो यहाँ पे मिथ्या सूचना दे रहा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कि जो उम्मीदवार है, मतलब जो सदस्य बनने वाला है नगर पालिका का, वो यहाँ पे गलत सूचना दे रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि वो अपने आप को SC में दिखा दे कि मैं तो SC का हूँ, तो वो एक प्रकार की मिथ्या सूचना हुई, किसी प्रकार की अपनी डिटेल गलत दे रहा है, गलत तरीके से वहाँ पे निर्वाचित हो रहा है, तो उस पर जुर्माना और कारावास 6 मास तक का होगा। ये चीज़ यहाँ पे है, बस सीधी सी बात है। तो ये निर्वाचन संबंधी अपराध हुआ। अब हम बात करेंगे धारा 29 की। देखो दोस्तों, धारा 29 क्या कहती है? भ्रष्ट आचरण। अब देखो, वैसे तो भ्रष्ट आचरण है ना बहुत बड़ा है, मतलब अगर हम इसको पूरा डिटेल से देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो कि कोई भी तरीके से, जैसे कोई गलत तरीके से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का अपराधी हुआ तो वो यहाँ पे भ्रष्ट आचरण में आएगा। कोई रिश्वत ले रहा है, तो ये सारी बातें है ना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगी। देखो, किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होने या न होने का, उम्मीदवार वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने, ठीक है, कोई भी अपराध कृत्य कर रहा है वो, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारी इसके अंतर्गत चीजें हैं, वो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, सीधा अपने इतने याद रखना है कि भ्रष्ट आचरण कुछ भी प्रकार का हो सकता है, आपराधिक वगैरह उसकी गतिविधियां हैं, जो भी है सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। उसका पीछे का रिकॉर्ड है,
अगर वो नगर पालिका का सदस्य रहा है तो उसने कुछ मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा किया है, उस पर केस दर्ज है, तो वो सब भ्रष्ट आचरण में आएगा। अब निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। अब क्या बात होती है कि अ, अब सिविल न्यायालय क्या करेगा। अब देखो निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता, देखो जब अपने को पता है वार्डों का परिसीमन होगा, वार्डों के स्थानों का आवंटन होगा, नामावली यहाँ पे तैयार होगी, निर्वाचन के संचालन होंगे, तो अब क्या है कि प्रश्न ग्रहण करने व न्याय निर्णय करने के लिए सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। अब यहाँ पे जो भी काम हो गया ना, ठीक है, जो भी ये वाला काम ऊपर मैंने लिखा परिसीमन, मतलब नगर पालिकाओं के स्थान एरिया निर्धारित हो गए, तो यहाँ पे सिविल न्यायालय कोई अधिकारिता नहीं है कि वो कुछ यहाँ पे कदम उठाए या कोई न्याय निर्णय करे। तो यहाँ पे धारा 30 के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है कि यहाँ पे जो सिविल न्यायालय वो कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात ये है, नामावली तैयार, स्थानों का आवंटन, परिसीमन या निर्वाचन के संचालन में। अब हम बात करेंगे धारा 31 की, ठीक है, 30 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे धारा 31 की। अब 31 में क्या है कि निर्वाचन याचिका। अब 31 और 32 है ना, दोनों रिलेट होगी एक से, ध्यान से इसको देखना। अगर देखो नगर पालिका के जो सदस्य है वो चुना गया यहाँ पे, जैसे ठीक है ये नगर पालिका है, यहाँ पे कोई सदस्य चुना गया ए। अब इस सदस्य के प्रति है ना किसी को पता लग गया कि फर्जी तरीके से इसने कुछ किया है, फर्जी तरीके से लगा है ये। अब क्या कि निर्वाचन की जो तारीख है उसके 1 महीने के भीतर है ना, वो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत करना पड़ेगा उस प्रक्रिया को। ठीक है, कि जो भी मतलब उम्मीदवार द्वारा जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं तो 1 महीने के अंतर्गत, उससे लेट हो गया तो ऐसा काम नहीं हो सकता। अब उपधारा 2 पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो निर्वाचन जो याचिका है एक या अधिक अपराधों पर यहाँ पे प्रस्तुत की जा सकेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अहरित नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो भी यहाँ पे स्थान है वहाँ पे चुने जाने के लिए वो योग्य नहीं था, उम्र वगैरह में मतलब कोई भी गड़बड़ कर दी उसने। यहाँ पे एससी की सीट थी तो खुद को ऐसे बना लिया, या जाति वगैरह में कुछ भी, या ऐसा हो सकता है कि धारा 29 में कोई भ्रष्ट आचरण, धारा 29 में जो भ्रष्ट आचरण उसने किया हो तो वो भी यहाँ पे मामला हो सकता है। नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है, ठीक है, उसके निर्वाचन का जो परिणाम है फर्जी तरीके से कुछ काम किया है, तो वो यहाँ पे सब 31 की उपधारा 2 में आएगा। ऊपर वाले में क्या था कि 1 महीने के भीतर आपको प्रस्तुत करनी है उसके खिलाफ। अब 32 क्या कहेगी, अब 32 इससे रिलेट ही है। अब क्या होगा, इसका आप जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील कर सकते हो 32 में। ठीक है, अब धारा 31 के जो याचिका दायर की है, ठीक है, याचिका दायर होगी धारा 31 में। अब क्या होगा कि 32 की उपधारा 1 में जिला न्यायाधीश के आदेश की अपील पर, अब यहाँ पे जिला न्यायाधीश जो आदेश देगा, अगर उससे वो बंदा संतुष्ट नहीं है, कौन सा, जो नगर पालिका का सदस्य ए चुना गया है, वो यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता तो वो अपील कर सकेगा उच्च न्यायालय में। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि 32 की उपधारा 2 क्या कहती है कि बनाए गए अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। कि जो भी यहाँ पे देखो उच्च न्यायालय को इस अधिनियम को तद्धिन बनाए रखने, नियमों के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए इस धारा के अधीन वैसी ही शक्तियां हैं, मतलब उसके जो भी आदेश देगा ना उच्च न्यायालय, वो जो अधिनियम नगर पालिका का बना हुआ है उसके अध्ययन रहते हुए देगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, घुमा फिरा के यहाँ पे बातें लिखी जाएंगी, आपको उन सब चीजों को आपको समझना है, फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो 32 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो भी यहाँ पे उच्च न्यायालय आदेश देगा वो इन उपबंधों के, जो नगर पालिका अधिनियम है, इनके अधीन रहते हुए देगा। अब जो 32 की उपधारा 3 क्या कहती है कि जो भी धारा के अधीन प्रत्येक अपील है उसके 30 दिन की कालावधि के भीतर है ना, जो आदेश है जिससे अपील की गई है उस दिन से काउंट करना है। उस दिन की कालावधि से भीतर यहाँ पे अपील की जा सकेगी। अब जो आदेश जिला न्यायाधीश ने निकाला, ये बात ध्यान रखना, उसके 30 दिन के भीतर।
ठीक है, वो 32 की उपधारा 3 के अंतर्गत यहाँ पे आएगी। तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, आप कनेक्ट करते चलो। अब जो भी आदेश के विरुद्ध अपील है, ठीक है, जो भी यहाँ पे धारा की उपधारा 4 क्या कहती है 32 की, जो भी आदेश के विरुद्ध अपील है उच्च न्यायालय में यहाँ पे प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है, ठीक है, और वह प्रभाव में नहीं रहेगा, ठीक है, उस पर रोक लगा सकता है अगर वो, और जो भी है ना उच्च न्यायालय है और जो भी जिला न्यायालय है वो यहाँ पे 3 महीने के अंतर्गत है ना ये जो भी मैटर है ये सोल्व करने का कोशिश करेगा कि 3 महीने में अपने को ये मैटर इसका सुलझाना है। मैक्सिमम 3, ज़्यादा भी लग सकते हैं, बाकी मैक्सिमम 3 महीने में ये सोल्व करेगा। अब बात करेंगे देखो धारा 33 की। अब क्या है कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा में अब क्या होता है कि जैसे ये नगर पालिका यहाँ पे सदस्य चुने गए, अब लेकिन अब 31 और 32 में हमने ये पढ़ा कि वहाँ के जो सदस्य थे तो सदस्य 2/3 होने चाहिए, ठीक है, 2/3 सदस्य होने चाहिए यहाँ पे। और वो धारा 31 या 32 में हमने पढ़ा वो आपराधिक या जो भी है स्थिति में वो सिद्ध हो जाते हैं कि वो गलत हैं, तो वो शून्य हो जाएंगे, 0 माने जाएंगे और वो नगर पालिका यहाँ पे विघटित हो जाएगी, ठीक है। तो धारा 33 में क्या है कि वो नगर पालिका विघटित हो जाएगी। वैसे तो इसका जो मेन पॉइंट है 33 का वो ये है समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र मतलब बर्खास्त हो जाएंगे, सभी विघटित हो जाएंगे, ठीक है। और करेगा कौन उन्हें विघटन? राज्य सरकार विघटित करेगी। और फिर क्या हो जाएगा कि जो नगर पालिका की धारा 322 के उपबंध वहां पे लागू हो जाएंगे, सिर्फ उसकी उपधारा 1 को छोड़कर, किसकी? 322 की उपधारा 1 को छोड़कर यहाँ पे सारे नगर पालिका के उपबंध। अब देखो जो धारा 33 है, अब धारा 33 में देखो नगर पालिका का अगर विघटन हो जाता है तो यहाँ पे 322 के उपबंध यहाँ पे लागू हो रहे थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 34। देखो आदेशों और विनिष्टों की अंतिमता। अब देखो ऐसे तो मामला देखो कितना भी लटकता रह सकता है, ठीक है, कानूनी वैसे ही मामले लटकते रहते हैं। अब उच्च न्यायालय का जो विनिश्चय धारा 32 है और जिला न्यायाधीश का है 31 में। अब 31 और 32 में जो भी निर्णय होगा ना वो अंतिम हो गया। सीधी सी बात ये है कि आदेशों की विनिश्चय की अंतिमता यहाँ पे बताई गई है 34 में। तो 34 में जो भी आदेश होगा वो अंतिम होगा। अब निर्हरता की बात करें, वैसे तो हमने निर्हरता पहले भी जानी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम वही बात है कि जो 35 की उपधारा 1 में नगर पालिका के सदस्य के लिए जैसे धारा 28 में निर्वाचन संबंधी और 29 में भ्रष्ट आचरण है तो वो निर्हरित होगा, ये हमने पढ़ाई था, ठीक है, वो सामान्य थी। अब निर्हरता की जो कालावधि है अगर वो बाद में दोष सिद्ध ठहरा जाता है तो वो 35 की उपधारा 2 के अंतर्गत है। उपधारा 2 में इसमें क्या होता है कि अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको जिस दिन दोष सिद्ध ठहराया जाएगा ना उसकी 6 वर्षों तक वह ना तो कोई चुनाव लड़ सकेगा, मतलब कोई भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया नहीं कर सकता जो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। पार्षद सदस्य किसी मतलब कोई भी प्रकार का यहाँ पे चुनाव या एक्टिविटी नहीं कर सकता, 6 साल तक उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपकी 35 की 35 धाराएं कंप्लीट होती है। अब दोस्तों आपको एक साथ में एक चीज का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्या है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन कौन सी धाराओं में है वो आप बताओ। कि आपका क्वेश्चन है आज का कि जो नगर पालिका का परिसीमन है, परिसीमन वो कौन सी धारा में है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर यहाँ पे करोगे। हम डेली क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में 4-5 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।